बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने स्पीड डिस्टेंस टाइम की शुरुआत की है और कल मैंने इसका बेसिक वीडियो पार्ट फर्स्ट डाला हुआ था। आज मैं इसका दूसरा पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूँ और मैंने कहा था कि ये चैप्टर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा ताकि हर कमजोर से कमजोर बच्चे को समझ में आए। तो अभी मैं चैप्टर के बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, फिर हर लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या ना हो। एक एक क्वेश्चन हर टाइप का कराया जाएगा आपको, ताकि इस चैप्टर में आपको समझने में परेशानी ना हो। इससे जरूरी है कि आप बेसिक चीजों को बहुत अच्छे से समझें। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? बेटा, हम लोगों का चैप्टर था स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। मैं लास्ट क्लास में बताया कि ये चैप्टर पूरी तरह डिपेंड है किससे? S बराबर D अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। और ये फॉर्मूला आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आए हैं। मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं। आपको इसी बेसिक से ये जो फॉर्मूला, इसी से इतने कंसेप्ट डेवलप करके दिखाऊंगा जहां आपको लगेगा ही नहीं कि इतना सिंपल सा सोल्यूशन आएगा। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बिना पेन के आपका सोल्यूशन आएगा। लेकिन जरूरी है कि जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं वो आप अच्छे से सीखें, क्योंकि अगर वो चीजें आपने अच्छे से नहीं सीखी होंगी तो आपको परेशानी होगी। देखिए बेटा, अगर बच्चों दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है, यानी एक इधर से चल रहा है और एक दूसरा इधर से चल रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत दौड़ रहे हैं। अगर पहले वाले की स्पीड हम s1 मान लें, दूसरे वाले की s2 मान लें, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी, सापेक्षिक चाल आएगी, वो दोनों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर टू ऑब्जेक्ट्स आर द मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर दो चीजें, दो व्यक्ति, दो ऑब्जेक्ट्स विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो उनके द्वारा जो सापेक्षिक चाल होगी वो उनकी चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। यानी इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब दो चीजें विपरीत दिशा में चलेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो उनकी स्पीड हमेशा क्या होती है? ऐड हो जाती है। दूसरा देखते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में है, तो आपको पता है कि दो चीजें अगर एक ही दिशा में चलेंगी तो उनके बीच कंपटीशन होगा। इसका मतलब यह है कि जब चीजें समान दिशा में चलेंगी तो उनकी चालों को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। If the two objects are moving in the same direction, then their relative speed is the difference of the speed of the both of the objects. अगर दो वस्तुएं समान दिशा में चल रही हैं तो उनकी सापेक्षिक चाल, उनकी चालों का अंतर होती है, और अगर वे विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनकी चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। जैसे कि मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूं। अगर एक पहली ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही और दूसरी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी जो सापेक्षिक चाल है वो जुड़ जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। और अगर ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूविंग होते, एक ही दिशा में चल रहे होते, तो इनकी चालों का अंतर जो होता वही हमारी रिलेटिव स्पीड होती, सापेक्षिक चाल होती। तो अगर दो वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हैं तो चालें माइनस करेंगे, और अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो चालें क्या कर ली जाएंगी? जोड़ ली जाएंगी। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में आपको ट्रेन के क्वेश्चन मिलेंगे। इससे मैं ट्रेन का भी थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको समझाता हूं, और फिर जब मैं ट्रेन शुरू करूंगा तो वहां डिटेल में समझाऊंगा ट्रेन के बारे में। ट्रेन का कंसेप्ट क्या है? ठीक है, ट्रेन ही होती है, रेल नहीं होती, रेलगाड़ी होती है। ठीक है, रेल नहीं बोलते, रेल होती है जो पटरियां होती है उन्हें रेल बोलते हैं, इसीलिए रेलवे होता है, पटरियों पे जो चलता है, तो ट्रेन बोलते हैं। अगर आप रेल बोलते हैं अभी तक तो गलत बोल रहे थे। तो बच्चों, ट्रेन के विषय में समझते हैं, रेलगाड़ी के बारे में समझते हैं। तो देखो बेटा कि अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को, किसी पेड़ को, किसी पोल को
यानी किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है। अगर कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी पर्सन को, किसी ट्री को या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स है जिसे वो पार करती है जिसकी लेंथ नहीं दी गई है, तो ट्रेन की जो लेंथ होती है वही डिस्टेंस का क्या करेगी, काम करेगी। जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसकी दूरी का क्या करेगी, काम करेगी। यानी अगर ये कहा जाए कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को पार कर जाती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो भी 200 मीटर ही होगी। मान लीजिए कि एक आदमी खड़ा हुआ है और एक में ट्रेन है। अगर ये ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस करना चाहती है तो इस कंडीशन में जब तक अपने लास्ट पॉइंट को नहीं क्रॉस कर जाएगी तब तक क्या कहा जाएगा, ट्रेन ने क्रॉस कर लिया? नहीं। तो आप देख रहे हैं ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस करने के लिए अपनी ही दूरी को तय कर रही है। यानी अगर ट्रेन किसी पेड़ को, आदमी को, खंबे को, जानवर को या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसे वो क्रॉस करे जिसकी लेंथ नहीं दी गई है, तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी का क्या करेगी, काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक ट्रेन, अगर एक रेलगाड़ी, अगर एक ट्रेन जिसकी लंबाई L है और वह किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, किसी टनल को या किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी लंबाई दी गई है। यानी आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो कई बार ब्रिज आ जाते हैं, रेल नदियों के ऊपर बने होते हैं, तो ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है। या आप प्लेटफॉर्म पे जब होते हो तो अगर मान लीजिए आप स्टेशन पहुंचे हैं, आप प्लेटफॉर्म में इंटर ही कर पाए, ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया और आप पीछे पीछे भागने शुरू कर देते हैं, तेजी तेजी भागते ताकि ट्रेन पकड़ में आ जाए। क्यों? आप तब तक भागते हैं जब तक वो प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ देती है। तो जब ट्रेन किसी टनल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ दी है, तो ऐसी कंडीशन में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। और आप अगर क्विज दे रहे हैं तो इस समय ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं। इससे पहले मैं इन सब चीजों के बारे में आपको सिखा रहा हूं ताकि क्विज में कुछ बच्चे जो 7-8 एवरेज मार्क्स तक हैं वो अच्छे से ग्रोथ करें। बस आप डेली क्लास अटेंड करते रहिएगा, डेली वीडियोस देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, पूरा चैप्टर एक एक समझ में आएगा। तो हमने क्या बताया कि अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे या कोई भी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई दी गई है, तो कुल दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अच्छा बच्चों, मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक ट्रेन है। अगर इस प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म है, ये एक ट्रेन है, अगर इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो ये ट्रेन तब तक प्लेटफॉर्म नहीं क्रॉस कर पाएगी जब तक इसका लास्ट पॉइंट नहीं चला जाएगा। यानी ट्रेन को प्लेटफॉर्म तो क्रॉस करना ही करना है और साथ में अपनी लंबाई भी क्रॉस करनी है। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अगर ट्रेन को क्रॉस करे, यानी एक रेलगाड़ी अगर दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करती है तो चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो और चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में, इफ द टू ट्रेन्स आर क्रॉसिंग टू ईच अदर आइदर अपोजिट डायरेक्शन और इन द सेम डायरेक्शन, यानी दो ट्रेनें अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वो चाहे समान दिशा में हो और चाहे विपरीत दिशा में हो, उन टोटल डिस्टेंस के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस के लिए दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। मतलब अगर ट्रेन को क्रॉस कर रही है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी जो होगी उनकी लंबाइयों का योग होगा। मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं। बच्चों मान लीजिए कि दो ट्रेनें हैं और ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती हैं। तो आप देख रहे हैं ये इनका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये क्रॉस कब कहलाएंगी, जब ये एंड पॉइंट्स इनके छूट जाएंगे। तो बताइए इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए क्या किया है, इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए अपनी अपनी लंबाइयों को तय किया है। इसका मतलब जब ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कुल दूरी उनकी लंबाइयों का क्या होगा, योग होगा। याद रखिएगा,
आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। मैं इसीलिए पहले वो टॉपिक क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ाने में डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ सकता था, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको तब सिखाऊंगा जब मैं इसकी चीजों को आपको अच्छे से सिखा रहा हूं। इससे पहले जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स ही आपको अच्छे से सिखा पाएंगे। और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैथ में बिल्कुल जरूरत नहीं स्पीड डिस्टेंस टाइम। एक बार पढ़ने के बाद आपको कभी इस चैप्टर के बेसिक को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात को आप मान के चलिए। अच्छा बेटा, अब बेटा अगर वही हालत थी, अगर दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है, यानी अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और अगर दो ट्रेनें समान दिशा में चल रही हैं तो चालें घट जाएंगी। यानी विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो समान दिशा में चालें घटती हैं और जबकि विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। अब लास्ट पॉइंट ये भी ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। ट्रेन में एक बार मैं चीजें और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं इसमें सिर्फ उतना बता दे रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपकी बुक में आ जाते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम में, तो आप ये मत सोचो कि ये ट्रेन का है, आप आसानी से कर पाओ। इसलिए मैं इस बीच बहुत सारी चीजें आपको सिखा रहा हूं। बच्चों, अगर एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को, ड्राइवर को, विंडो को या किसी भी आर्टिकल, ट्रेन को नहीं क्रॉस कर रही, एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे यात्री को, ड्राइवर को, खिड़की को या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करी जो उस ट्रेन में है, तो ऐसी कंडीशन में जिस ट्रेन में एक व्यक्ति नहीं बैठा है उस ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस का काम करेगी। उस ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस का काम करेगी जिस पे वो व्यक्ति बैठा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए बच्चे, एक ट्रेन है और इस ट्रेन के ऊपर ये एक पैसेंजर बैठा हुआ है। अब ये ट्रेन अगर इस पैसेंजर को क्रॉस करना चाहेगी तो क्या होगा? आप देख रहे हैं ये एक ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर ये एक पैसेंजर है और एक दूसरी ट्रेन इसे क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। तो मैंने क्या बताया कि ट्रेन किसी आदमी को, पेड़ को, क्या किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी लंबाई नहीं दी गई है। तो ट्रेन की जो लेंथ होगी, ट्रेन की जो लंबाई होगी, वही दूरी का क्या करेगी, काम करेगी। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, चीजों को अच्छे से सुनिए। मैं आपको हर एक चीज सिखाने वाला हूं। तो मैंने क्या बताया कि अगर दो ट्रेनें हैं और एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे किसी आदमी को, किसी दूसरे चीजों को क्रॉस करती, ट्रेन को नहीं क्रॉस करे, तो जिस ट्रेन में व्यक्ति नहीं बैठा है उस ट्रेन की लंबाई ही दूरी का क्या करेगी, काम करेगी। चलिए अब देखिए आगे क्या करना है बच्चों। बेटा, अगर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, एक ट्रेन एक्स और एक ट्रेन वाई, यानी दो बिंदु है, एक ए है और एक बी है। एक से ट्रेन एक्स है, दूसरे से ट्रेन वाई है, दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलते। दिस इज नॉट मिड पॉइंट, दिस इज एनी पॉइंट। ये मध्य बिंदु नहीं है, कोई बिंदु है। तो ये रास्ते में किसी बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं। दो ट्रेनें जो कि विपरीत दिशा में है, रास्ते में किसी बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं और मिलने के बाद पहली ट्रेन T1 टाइम में पहुंच जाती है और दूसरी ट्रेन T2 टाइम में पहुंचती है। कितने टाइम में पहुंचती? दो ट्रेनें जो कि विपरीत दिशा में है, रास्ते में किसी बिंदु पर मिलती हैं। रास्ते के किसी बिंदु से मिलने के बाद वो T1 समय में अपने स्थान पर पहुंच जाती है और दूसरी वाली T2 समय में अपने स्थान पर। तो बेटा, इनकी चालों का जो अनुपात होता है वो S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन क्या होता है, T1। S1 अपॉन S2 अंडर रूट T2 अपॉन T1। दो ट्रेनें अगर विपरीत दिशा में है, रास्ते में किसी बिंदु में मिलने के बाद पहली वाली T1 समय अपनी जगह पहुंच जाती है और दूसरी वाली T2 समय में अपनी जगह पहुंच जाती है। तो उनकी चालों का अनुपात जो होगा S1 अपॉन S2 होगा,
वो √T2 अपॉन क्या होगा, T1 होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? मेरी समझ से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपको चीजें नहीं आई समझ में तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार फिर से बेसिक चीजों को समझ लीजिए, ताकि चीजें आपके लिए पहले से ज्यादा आसान हो जाए। आगे बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए बेटा, अगर दो स्थान ए और बी है, दो स्थान ए और बी है, ए बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और फिर बी से ए की ओर वे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यानी कोई व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है, जबकि बी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया है। तो आप देख रहे हैं ना, जाते समय ए से बी खिसकने वाला है, ना लौटते समय बी से ए खिसकने वाला है। यानी मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, यानी दूरी जो है वो समान है। तो अगर दूरी समान है तो एवरेज स्पीड का जो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। यानी अगर इस चाल को मैं x मान लूं, इस चाल को अगर मैं y मान लूं, तो आप कह सकते हैं 2 इंटू 6 गुणे 40 बटे 6 400, इससे काट देंगे, 2 पंचे 10, 12 चौको 48, यानी मेरी चाल आ जाएगी 48 किलोमीटर पर। ध्यान रहे ये तभी लगेगा जितनी दूरी वो गया है उतनी ही दूरी आया हो। अगर दूरी कम ज्यादा हुई तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो आपकी इच्छा हो तो आप लगाओ और आपकी इच्छा ना हो तो आप मत लगाओ। मैं तो नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं देखूं तो मेरी स्पीड 60 है और मेरी स्पीड 40 है, यानी जाते समय मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था और लौटते समय मैं वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा हूं। इसका मतलब दूरी मुझे पता नहीं है। तो अगर मुझे दूरी नहीं पता है तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा कितना, 120। तो आप देख रहे हैं कि अगर 60 चाल से 120 दूरी तय की गई, यानी 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलता है, तो 120 चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। और इससे इसको भाग दे देंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। यानी इस व्यक्ति को 120 किलोमीटर ये गया है और 120 किलोमीटर ही वापस आया है। इसका मतलब इस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है, टोटल डिस्टेंस जो है वो 240 है। यानी 120 वो पहले गया और 120 वो फिर वापस आया। इट मींस टोटल डिस्टेंस विल बी 240। औसत चाल क्या कहता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हो गई 240 और कुल समय हो गया 5। अब अगर मैं इसे 5 से भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, पावर 40, तब भी इसका आंसर 48 किलोमीटर प्रति घंटे ही आएगा। आप ये भी तरीका लगा सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। एक और काम का मतलब कि आप इन दोनों के बीच की दूरी को मान सकते हैं। इन दोनों के बीच दूरी मानने का सेंस, यानी ऐसी कोई भी संख्या मान लो जो 60 और 40 से कट जाती हो, तो सबसे अच्छा रहेगा इनका एलसीएम। तो मैंने मान लिया कि इनके बीच की दूरी जो है 120 किलोमीटर है। अब आप देख रहे हो कि कुल दूरी 120 जाएगा तो 120 वापस भी तो आएगा। 120 गया, 120 वापस आया, तो कुल दूरी हो गई 240।
अब अगर ये 60 से 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी हर 60 किलोमीटर में 1 घंटे लगेगा। तो अगर मैं इससे भाग दे दूं तो कितने बार जाएगा? 2 बार, यानी यहां टाइम कितना लगा? 2। अब अगर इसको मैं 40 से भाग दे दूं तो इसे कितना समय लगेगा? 3। अब अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे। बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं 1-2 एग्जांपल्स और आपको बताता हूं ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगर कहा जाए कि कानपुर से लखनऊ, यानी कानपुर है और लखनऊ है, तो एक ट्रेन कानपुर से लखनऊ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। तो इस दौरान इस ट्रेन की औसत चाल बतानी है। आप देख रहे हैं ना, तो कानपुर से लखनऊ खिसकने वाला है और ना ही लखनऊ से कानपुर खिसकने वाला है। इसका मतलब दूरी बराबर है। तो एक तरीके तो यह है कि इसे x मान लो, इसे y मान लो और एवरेज स्पीड करते समय 2xy अपॉन x प्लस y मान लो, ये कह सकता हूं। तो अगर मैं ये कह सकता हूं तो 2 इंटू 30 इंटू 50 अपॉन 30 इंटू 50, 30 प्लस 50 आप ये अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगाना नहीं है। क्या करें? सबसे अच्छा रहेगा कि कानपुर से लखनऊ के बीच कोई ना कोई दूरी थी। अब वो दूरी है क्या? तय बात है कि वो दूरी 30 और 50 से कैंसिल हो रही थी। तो 30 और 50 से अगर डिस्टेंस कैंसिल हो रही है तो तय बात है कि इनका एलसीएम ले लूं मैं। तो मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी? 150 किलोमीटर। अब ये बंदा 150 किलोमीटर जाएगा और 150 किलोमीटर वापस आएगा, तो कुल दूरी इसके द्वारा हो गई 300। इससे भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और इससे भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। आप देख पा रहे हो 300 बटे हो जाएगा 8। अगर आप इसको काटेंगे तो 75 बटे 2 आ जाएगा। इसका मतलब 37 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर मेरी जो है वो स्पीड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एवरेज स्पीड आपको समझ में आ रही होगी। मैं फॉर्मूला इसलिए मना कर रहा हूं कि अगर मैं 3 लोगों को दौड़ा दूं, मान लो 3 लोग हैं, 3 बंदे हैं, 3 बंदे का सीन का मतलब 3 व्यक्ति ए, बी और सी, 3 लोग ए बी सी समान दूरी तय करते हैं। ए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और सी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 3 लोग समान दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। दूरी समान है। आपको दूरी नहीं पता तो अब 3 वाला फॉर्मूला ढूंढिए। अगर 4 लोग शामिल कर लेगा तो 4 वाला फॉर्मूला ढूंढिए। क्यों ऐसा करें? यानी हमको पता है इन सब की दी गई है स्पीड। अब अगर सबने कोई ना कोई दूरी दी चली है, जब सबने एक ही डिस्टेंस कवर की है, सबकी सेम डिस्टेंस है, तो तय बात है कि 20, 30, 60 से कट रहा था। तो सबसे अच्छा रहेगा कि मान लो कि डिस्टेंस कितनी रही होगी? 60। अब देखो, अगर 60 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 30 से देंगे तो 2 बार जाएगा और 60 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब हर बंदे ने 60 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी पहले वाले ने भी 60, दूसरे वाले ने भी 60 और तीसरे वाले ने 60, यानी कुल मिलाकर के हर बंदे ने अगर 60-60 तय किया है तो 3 बंदे मिलाकर के कुल दूरी हो जाएगी 180, क्योंकि औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो 60-60-60 अगर तीनों को चलाएंगे तो 180 किलोमीटर आ जाएगी और टोटल टाइम जो है वो 3, 2, 5, 1, 6, यानी इनकी एवरेज स्पीड जो आएगी वो 30 किलोमीटर पर रहेगी। यानी इन तीनों व्यक्तियों की जो औसत चाल है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है बच्चों, आपको एवरेज स्पीड समझ में आ रही होगी। मैं आपको फॉर्मूले पढ़ने से मना कर रहा हूं। आप जितना कम से कम उतने कम से कम फॉर्मूलों को याद करिए, उतने कम से कम फॉर्मूलों को यूज करिए, क्योंकि फॉर्मूला एक लिमिटेड टाइप के लिए हो सकता है। अगर अनलिमिटेड सीखना है, किसी भी क्वेश्चन को हिट करने की क्षमता डेवलप करनी है आपको, तो आपको फिर वो करना पड़ेगा जो फॉर्मूले से हटके होगा। थॉट प्रोसेस बनाइए, केवल सोचने की क्षमता डेवलप करिए, और वो मैं सिखा के रहूंगा। आप सोच करके आंसर को टिक मार सकते हैं, इतना जुनून आपके अंदर होना चाहिए।
ठीक है बच्चों, ठीक।